हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। वंशागति के आणविक सिद्धांत वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को रिलेट करते हुए हम ऐसे मान लो इसका लास्ट और फाइनल टॉपिक पढ़ रहे हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, अंगुली छापन विधि है ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। अगर हम बात करें तो इसमें हम किस प्रकार से बात करेंगे, क्लियर? तो बड़े ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमें। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक्चुअल में होती क्या है और क्यों काम में ली जाती है। देखो, एक तो होती है फिंगर प्रिंटिंग। तो फिंगर प्रिंटिंग में आपने देखा होगा, ऑब्वियसली आपने ऐसे जो क्राइम के जो सीन आते हैं, केस आते हैं, उनमें आप सभी जागरूक समाज से जुड़े हुए हो। तो देखो, ऐसे अंगुली छप जाती है, फिर उनको मतलब उससे जो केस चल रहा है उसकी स्टडी करने के लिए, उनको अपराधियों को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। एक होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये एक ऐसी विधि है जिससे एकदम एक्चुअल रिपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेंसिक विभाग वाले ही ये करके देते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है, इसके अंदर जो आपका डीएनए होता है उसकी सीक्वेंसिंग देखते हैं और उस सीक्वेंसिंग की मैच किसी दूसरे से करते हैं। बहुत सारे केस, जैसे कोई आपराधिक मामला है, कोई मर्डर है, कोई रेप सीन है, या फिर कोई चोरी है, कोई लूटपाट है, जो भी है, उनमें अगर उनको देखना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आपराधिक स्थान है वहाँ से वो किसी भी प्रकार का सैंपल इकट्ठा कर सकता है। उसका बाल गिर गया हो, चोरी करने आया हो लेकिन बाल गिर गए हो, ठीक है, तो वहाँ से वो उसके डीएनए का सैंपल लेके और जिन जिन पर डाउट है उनके डीएनए सैंपल से वो जब मिलाएगा और जब मैच हो जाता है तो पता लगेगा। एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि बायोलॉजिकल फादर को आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो जो बायोलॉजिकल पिता है उसकी जांच करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लेनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये डीएनए है, ये डीएनए, ये डीएनए है। और इस डीएनए के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एक्चुअल में जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं। ऐसे मानो ये भाग जो है कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन ये जो भाग है ये कुछ नहीं बना रहा। तो इसको आप जंक डीएनए कह दो। क्या कहोगे? जंक डीएनए। जंक डीएनए। एक्चुअल में जो जंक डीएनए होता है वो बेकार नहीं होता है। कभी आप सोचो जंक डीएनए बेकार डीएनए है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में काम यही आने वाला है। 99.9% जो लोग हैं, जो डीएनए है वो सभी का सेम होता है। 99.9% जो डीएनए है वो सभी का सेम होता है। बस 0.1% जो डीएनए होता है वो ही डिफरेंट होता है और उसी के आधार पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो जो 0.1% है वो इन्हीं जंक डीएनए में आपको मिलेगा, बाकी सारा सेम ही होता है। क्योंकि जीन की अगर हम बात करें तो आपके पास जीन है एक सोचने का, तो सोचने का जीन दूसरे के पास भी है। आपके पास देखने का एक रेस्पॉन्सिबल जीन है जिसे, या फिर कोई कलर है तो दूसरे के पास भी है। वो डिफरेंट वहाँ मामला नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे डीएनए पड़े हैं आपकी उसके अंदर, सेल्स के अंदर, जो जंक की तरह काम करते हैं, यानी उनके पास प्रोटीन बनाने की सीक्वेंसिंग नहीं है, बाकी और इम्पोर्टेंट काम में भागीदारी है उनकी। तो ये जो जंक डीएनए है इसके पास एक विशेष चीज़ होती है। जैसे ये डीएनए है, जैसे मान लो इस पर सीक्वेंसिंग आ रही है ATCG 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 ATCG। तो यहाँ पे ये देखना है कि ATCG जो कोड है वो रिपीट हो रहा है।
जो रिपीट हो रहा है। तो इस जंक डीएनए में रेपिटेटिव सीक्वेंसिंग पाई जाती है, ये बात आप याद रखें। पुनरावर्ती अनुक्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ये पुनरावर्ती अनुक्रम सबका अलग अलग होता है। जैसे आपके यहाँ पे पुनरावर्ती अनुक्रम 2 है तो किसी का 3 मिलेगा, किसी का 10 मिलेगा, किसी का 12 मिलेगा। 100 से 1000 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सबके डिफरेंट मिलेंगे आपको। इसी आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, सीक्वेंसिंग के आधार पर। ये जो पुनरावर्ती अनुक्रम है, इसको एक नया नाम दिया जाता है यहाँ पे VNTR। ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी, ये शॉर्ट फॉर्म रहेगी, और इसकी फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। VNTR क्या है? VNTR का पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल बदलने वाला, नंबर संख्या 2 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, संख्या बदल रही है। टेंडम आगे आगे चल रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ज़्यादातर आपको ये कम क्रम में नहीं मिलेंगी, बढ़ते हुए क्रम में ज़्यादा मिलेंगी आप। रिपीट, बार बार वही आ रही है, रिपीट। तो इसके लिए VNTR वर्ड यूज किया जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये डीएनए की बात हो रही, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है। तो ये जो जंक डीएनए वो हम काम में लेंगे। अब क्या करते हैं, इस पूरे डीएनए, ये जो डीएनए है, इस पूरे डीएनए का हम डेंसिटी, घनत्व, प्रवणता पर, जंक डीएनए का नहीं, सारा ले लेते हैं इसमें, अच्छा और जंक जो भी है, घनत्व प्रवणता पर इसका अपकेंद्रीकरण करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उनको एक, उस चीज को वो ग्राफ में तैयार करते हैं, और उनके पास एक ग्राफ तैयार मिलता है ऐसे। ये ग्राफ आ गया। इस ग्राफ में उनको 2 ऐसे पीक दिखाई देती हैं, एक बड़ी पीक और एक छोटी पीक। एक दोनों बराबर नहीं है, एक को बड़ी करो और एक को छोटी करो, एक बड़ी चोटी और एक छोटी चोटी। इसको आप बल्क डीएनए कहोगे। इसको बल्क डीएनए कहा जाता है। ये बल्क डीएनए वो होता है जो जंक नहीं है, वो जो है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग है, जो 99.9% जो है वो बल्क डीएनए है। ये जो बच गया जो 0.1%, इसको सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। एक्चुअल में सैटेलाइट डीएनए आपका जंक डीएनए ही होता है। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? जंक डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए के अंदर इसको भी 2 भागों में बांटा इन्होंने, मिनी और माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो में नहीं बांटा, याद रखना, मिनी में और माइक्रो में। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, और अक्सर बड़े मतलब प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है वहां पर भी पूछा जाता है ये प्रश्न कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस प्रकार के डीएनए का उपयोग किया जाता है। मिनी सैटेलाइट डीएनए का ये एक प्रश्न बनता है, आपके भी हो सकता है आ जाए, तो नोट कर लेना प्रश्न जो मैंने अभी आपको बोला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस प्रकार के डीएनए का प्रयोग किया जाता है। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए का। अगर मिनी सैटेलाइट ऑप्शन नहीं है तो जंक दे रखा है तो आप जंक करोगे, लेकिन जंक डीएनए के साथ मिनी सैटेलाइट दे रखा है तो मिनी सैटेलाइट ही करोगे आप। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आपकी हो जाती है, ठीक है। देन इसकी मेथड्स हैं, अब मेथड आपको जानने हैं ताकि ये टॉपिक हमारा फाइनल हो गया। मेथड हमारे पास है, तो इसकी कार्य प्रणाली में पहली बात तो है पृथक्करण करना। ठीक है, वैसे इंग्लिश में याद रखो इनको।
आइसोलेशन, आइसोलेशन करना, ठीक है। डाइजेशन करना, ये डाइजेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉटिंग करना, उसके बाद में ब्लॉटिंग करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करना, ऑटो रेडियोग्राफी करना। ये कुछ पॉइंट रहेंगे इसमें समझने लायक, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप ह्यूमन पे बात करते हो, इसके ह्यूमन में ये सेल आपकी, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए पड़ा है, तो ये डीएनए निकाल के तो लाओगे ना आप, बाहर कैसे निकालोगे इसको? इस चीज़ को आप आइसोलेट करना कहते हो, यानी सेल से इसको बाहर निकालना। तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेल वाल नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना। सेल वाल थोड़ी टफ होती है, सेल मेम्ब्रेन आसानी से तोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो लाइसोजाइम वगैरह एंजाइम भी यूज़ कर देंगे, या नॉर्मली डिटर्जेंट पाउडर तो करेंगे नहीं, लाइसोजाइम वगैरह यूज करते हैं, उससे भी इसको तोड़ लेंगे वो, ठीक। उसके बाद में इसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे 2-3 टेक्निक और हैं, वो मैंने सिर्फ कॉमन बड़ी बड़ी टेक्निक की बात की है। ब्लॉटिंग करना है, एक और है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और है यहाँ पे एक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हिंदी में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही कहोगे आप, ये टेक्निक और है आप, ओके। ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं अच्छे से। सबसे पहले ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट हमने कर लिया, आइसोलेट वाला टॉपिक हो गया, आइसोलेट हमने बाहर इसको निकाल लिया। अब इसको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं बाय रेस्ट रिडक्शन एंजाइम। रेस्ट रिडक्शन एंजाइम इसमें डाल देंगे इस डीएनए में, ये डीएनए है इतना बड़ा डीएनए, इसमें जैसे रेस्ट रिडक्शन एंजाइम डालेंगे तो जगह जगह पे डीएनए को काट देगा, छोटे बड़े टुकड़े बना देगा डीएनए के। इतना करने के बाद इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। क्या की जाती है? एक्चुअल में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन होती है, ये इलेक्ट्रिक मशीन होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें ऐसे कूप बने रहते हैं, यहाँ पे गड्ढे बने रहते हैं ऐसे कूप। यहाँ पे एगारेज पॉलीमर का यूज किया जाता है, एगारेज जेल का यूज किया जाता है। यह जेल समुद्री खरपतवार से निकाली जाती है, ये बात भी आप याद रखोगे, समुद्री खरपतवार से ये जेल निकाली जाती है, एगारेज जेल। ये जेल इसके ऊपर बिछा दी जाती है, इस मशीन के ऊपर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है। अरे जेल तो ये हो गई, इलेक्ट्रो यानी करंट दे देना, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस प्रकार से। ये जो जेल है यहाँ पे छलनी की तरह कार्य करती है। अब यहाँ पे डीएनए के जो फ्रेगमेंट आपने काटे थे छोटे बड़े सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। आप जानते हो डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये बात हमने पहले पढ़ ली थी। और यहाँ पर इस साइड में वो एनोड लगा देते हैं। एनोड आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे करंट सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो ये आपका जो डीएनए है वो भी पॉजिटिव की तरफ गति करेगा, और ज़्यादा छोटे जो टुकड़े हैं वो आगे आगे चले जाएंगे, बड़े पीछे रहते जाएंगे, जितने छोटे हैं उतने ज़्यादा आगे चले जाएंगे। ये करने के बाद इन डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकाल लिया जाता है। समझ में आ रही है बात आप? ठीक है, समझ में आई बात? इन डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालने के बाद ये जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं इनको बाहर निकाल लिया जाता है। इन डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालने के बाद इनको डीनेचुरेशन बाय, क्या है ये? डीनेचुरेशन बाय एल्काइल। एल्काइल यानी क्षारीय माध्यम से। कैसे माध्यम से?
एल्काइली सॉल्यूशन से उसको डीनेचुरेशन कर दिया जाता है। जैसे उसका डीनेचुरेशन करते हैं तो जो डबल हेलिक्स चीज थी वो सिंगल हेलिक्स बन जाती है। बस अब इसको सिंगल हेलिक्स बना लिया जाता है, डबल हेलिक्स को। उसके बाद में एक सॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक होती है, आप ब्लोटिंग भी लिख दोगे चलेगा। ब्लोटिंग टेक्निक में ये किया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज का एक पेपर लिया जाता है और डीएनए के टुकड़ों को इस पर डाल दिया जाता है, ओवरनाइट के लिए रख दिया जाता है। क्लियर? ये ब्लोटिंग करना होता है नायलॉन के नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पर डाल के। इतना काम हो जाता है। देन अगला पॉइंट आता है कि डीएनए प्रोब का यूज किया जाता है। किसका? अब जो सिंगल हेलिक्स थे इनमें डीएनए के सिंगल हेलिक्स टुकड़े बाहर से डाले जाते हैं। आप बोलोगे पहले ही डबल हेलिक्स था, अगर वापस से सिंगल हेलिक्स डाल रहे हैं। लेकिन ये डीएनए प्रोब जो होते हैं वो रेडियो एक्टिवली चार्ज रहते हैं। इनको रेडियो एक्टिव विधि से, वो आपने नहीं बताया था कि P32 वगैरह से इनसे इनको वो लगा देते हैं ताकि इनको ट्रेस किया जाए तो दिख जाए। तो ये छोटे डीएनए के सिंगल हेलिक्स जिनको आप प्रोब कहोगे, ये इसमें डाल दिए जाते हैं। जैसे इसमें डालेंगे तो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के अनुसार, अपनी पूरकता के अनुसार जो पहले जो खंड थे पहले से पड़े हुए उनके साथ ये बाइंड कर जाते हैं। अब लास्ट टेक्निक होती है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में एक्स रे डाली जाती है इथिडियम ब्रोमाइड डाई के अनुसार। एक्स रे इन प्रोब्स की आसानी से पहचान कर लेती है और डीएनए फ्रेगमेंट ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद में डीएनए फ्रेगमेंट जब दिखाई देते हैं तो साथ में अपराधी का डीएनए फ्रेगमेंट भी निकाल लिया जाता है और मैच कर लिया जाता है कि उसी वो आपराधिक मामले पे जो ब्लड मिला था उसमें इसका भी पार्ट है या नहीं, मैच करके जो कंक्लूजन निकालना होता है वो कंक्लूजन दे दिया जाता है। इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। मेरे ख्याल से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक के ऊपर। हमारी अगली क्लास बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पर रहेगी। इस क्लास में इतना ही, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके शॉर्ट्स क्वेश्चन वगैरह जो होंगे वो बाद में डाल दिए जाएंगे। अभी नोट्स मेंटेन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स डाल दिए जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको मेंटेन करना। थैंक यू सो मच।